नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे एक रिलीजियस ओसीडी के केस के बारे में डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे उसको सीबीटी से मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से ट्रीट किया गया, उसका इलाज किया गया। ये जो केस होगा ये एक मुस्लिम लड़के के बारे में होगा जिसको कि रिलीजियस ओसीडी था और एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन की मदद से उसका ओसीडी दूर किया गया। इसके इलाज में जो थेरेपी यूज़ की गई वो सीबीटी का ही एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, या जिसे कहें कि वो उसका एक मॉडिफाइड रूप था जिसे कि रिलीजियस इंटीग्रेटेड थेरेपी कहा जाता है। उसको यूज़ करके इस एडोलेसेंट मतलब इस टीनेज लड़के को ट्रीट किया गया और किस तरह से उसका इलाज किया 3 डॉक्टरों ने, इस बारे में इस वीडियो में आपको कुछ बताऊंगा, कुछ इम्पॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। वे सभी लोग जिनको या उनकी फैमिली में किसी को अगर रिलीजियस ओसीडी है और ख़ासकर कि अगर वो मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए इस केस के बारे में जानना काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, काफ़ी इंसाइटफुल होगा और बहुत कुछ पता चलेगा कि कैसे ओसीडी का ट्रीटमेंट, खासकर जो रिलीजियस नेचर का होता है जिसमें कई तरह का स्ट्रेस एक पेशेंट को एक्सपीरियंस करने में आता है, उसका इलाज कैसे साइकोथेरेपी की मदद से किया जा सकता है। ये जो केस है ये मैंने नहीं देखा, ये मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी के कुछ डॉक्टरों ने देखा था। वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में साइकेट्री डिपार्टमेंट में काम करने वाले कुछ डॉक्टरों ने इस पेशेंट को देखा था और उसका सीबीटी की मदद से इलाज किया था। इस केस की मदद से आपको जानने में मिलेगा कि कैसे बिना अपने रिलीजन के साथ छेड़छाड़ किए, बिना अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस या रिचुअल्स के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ किए रिलीजियस ओसीडी को ठीक किया जा सकता है, और वो भी साइकोथेरेपी की मदद से। तो आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले मैं थोड़ी सी जानकारी ओसीडी के बारे में दूंगा, फिर ये केस आपसे डिस्कस करूंगा और फिर बाद में कुछ व्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा जो कि समझने ज़रूरी हैं जब हम ओसीडी को मैनेज कर रहे हैं, स्पेशली वो जो स्क्रूपुलोसिटी थीम का हो या जिसे रिलीजियस ओसीडी कहा जाता है। ओसीडी युवाओं में पाया जाता है जिसकी जो प्रिवेलेंस है, मतलब कितना पाया जाता है, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग कल्चर्स और ज्योग्राफी में डिफ़र करता है। काफ़ी फ़र्क देखा जाता है अलग अलग देशों में, अलग अलग कल्चर्स रिलीजन्स में इसके परसेंटेजेस को काफ़ी डिफरेंट पाया गया है। कहीं ना कहीं एक पर्सन का कल्चर, उसकी ज्योग्राफी, उसकी सोसाइटी बहुत फ़र्क डालती है ओसीडी के ऑनसेट और उसकी प्रिवेलेंस पे। अलग अलग शोधों में, रिसर्चेज में आधे प्रतिशत से लेकर करीब 10 या 11% तक ओसीडी की प्रिवेलेंस को देखा गया है। मतलब कुछ जगहों पर तो ये आधा, पौना, 1-1.5% ही लोगों में पाया जाता है, तो कुछ जगहें ऐसी हैं जहां ये 8-10% लोगों में पाया जाता है। तो बहुत बड़ा वेरिएशन देखने में आता है। रिलीजियस ओसीडी या जिसे स्क्रूपुलोसिटी कहते हैं, ये ओसीडी का एक सब टाइप है जिसके अंदर काफ़ी नेगेटिव इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, जिसमें उसे बहुत चिंता होती है और ऑब्सेशंस आते हैं जो कि पाप, पुण्य, भगवान को लेकर या गॉड को लेकर गंदे विचार, इसके इर्द गिर्द उसकी ऑब्सेशन घूमती है, जिसमें या तो कंपल्जन्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते, जैसे कि प्रे करना, ज़्यादा वॉश करना, धोना, या किसी भी तरह से मन में कुछ दोहराना या कुछ एक्शन करना जो कि कंपल्जन का पार्ट हो सकता है, ये देखा जाता है। युवाओं में मतलब 12-14 से लेकर 18-20 की उम्र तक के जो युवा हैं उनमें रिलीजियस ओसीडी के ऊपर की गई शोध कम है, जबकि वयस्कों में मतलब 20 से बड़ी उम्र के जो लोग हैं, 22, 24, 30, 35, 40, इन लोगों में रिलीजियस ओसीडी पर ज़्यादा रिसर्च हुआ है। पर बहुत सा शोध ये बताता है कि युवाओं में जो रिलीजियस ओसीडी है ये उन सोसाइटीज़ में, उन कल्चर्स में ज़्यादा कॉमन है जो कि काफ़ी रिलीजियस होती हैं, जैसे कि कंजर्वेटिव मुस्लिम कंट्रीज़ या कुछ मिशनरी स्कूल्स जहां बहुत ही स्ट्रिक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस को बचपन से ही फॉलो किया जाता है और एक बच्चे को बहुत यंग एज में रिलीजन में और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में काफ़ी इनिशिएट कर दिया जाता है। ऐसी कंट्रीज़ और ऐसी सोसाइटीज़ में रिलीजियस ओसीडी बहुत यंग एज में ही डेवलप हो जाता है। कुछ ऐसे स्टडीज़ बताती हैं कि बड़े सारे मुस्लिम देशों में जब शोध किए गए तो पाया गया कि करीब 11 से लेकर 50% पेशेंट ऐसे थे ओसीडी के जिनमें रिलीजियस ओसीडी पाया गया। तो
50% बहुत बड़ा नंबर है। बहुत सारे युवाओं में जिन्हें ओसीडी है उनमें रिलीजियस थीम होती ज़रूर है, ऐसा बहुत सारे शोधों में देखा गया है। इसी के साथ ऐसा पाया जाता है कि रिलीजियस ओसीडी का जो इलाज है वो भी बहुत सक्सेसफुली नहीं हो पाता, क्योंकि एक पर्सन की लाइफ में उसका रिलीजन जब बहुत ज़्यादा उसका पार्ट होता है, जब एक पर्सन बहुत ज़्यादा रिलीजियस होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो किसी भी तरह से इलाज के साथ एक कंपैटिबिलिटी बना सके, एक एडजस्टमेंट बैठा सके, ताकि उसका इलाज सक्सेसफुली किया जा सके। तो दवाइयाँ भी उन केसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती, क्योंकि उनके जो बिलीव्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत रिजिड होते हैं। इस वजह से ट्रीटमेंट आउटकम जो है वो बहुत पुअर होता है, बहुत ख़राब होता है रिलीजियस ओसीडी में। अब जो यहाँ आगे एक केस बताया जाएगा, एक ऐसे पेशेंट के बारे में है जिसको रिलीजियस ओसीडी था, जिसको जब पुराने तरीके से जो टिपिकल स्टाइल होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का, जब वो दी गई तो उस पे उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। पर जब उसको रिलीजियस इंटीग्रेटेड थेरेपी दी गई, मतलब जब उसके ओसीडी के ट्रीटमेंट में रिलीजियस प्रैक्टिसेस को इंक्लूड किया गया, तो उसके कंडीशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी गई। और यहाँ यही कुछ एक स्पेसिफिक और बड़ा ही यूनिक ट्रीटमेंट अप्रोच आपको बताया जाएगा। एक 20 साल का मुस्लिम लड़का जो कि कॉलेज में पढ़ता था, उसको ओसीडी का डायग्नोसिस मिला जब वो 14 साल का था। उसके मन में रिपीटेटिव थॉट्स आते थे, डाउट्स आते थे अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ को लेकर, जैसे कि नमाज के समय उसके मन में कुछ गंदे विचार आते थे। जब वो नमाज़ पढ़ने से पहले अपने हाथ पैर धोता था तब उसके मन में बहुत बुरे विचार आते थे, और प्रे करते वक्त भी ऐसे विचार आते थे। तो वो जानता था कि उसके ये जो थॉट्स हैं ये काफ़ी इलॉजिकल हैं, नेगेटिव हैं, और ये उसके मन में ही पैदा होते हैं, पर वो इन्हें दूर नहीं कर पाता था, क्योंकि वह पूरी तरह से जानता था कि ये विचार जो हैं, थॉट्स जो हैं, ये उसके मन में ही पैदा हुए हैं। इसलिए ये जो सिम्टम था ये एक ऑब्सेसिव थॉट था। उसके सिम्टम्स का ऑनसेट प्यूबर्टी के टाइम पर हुआ था, जब वो 13-14 साल का था। उसको बार बार एश्योरेंस देनी पड़ती थी जब भी उसको इंट्रूसिव थॉट्स आते थे। वह अपनी अम्मी से बार बार एश्योरेंस लेता था और खुद को दिलासा दिलाता था कि वह एक बुरा इंसान नहीं है, वह एक बुरा मुस्लिम नहीं है। 14 साल की उम्र में उसने प्रोफेशनल हेल्प ली, और तब तक उसको करीब 1 साल से ओसीडी के सिम्टम्स आ रहे थे। उसको एसाइटेलोप्रेम दवा 5 mg डेली दी गई, और उसके सिम्टम्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आ गई, पर पूरी तरह से रेमिशन नहीं हो पाया, सारे सिम्टम्स नहीं जा पाए, और वो टाइम टाइम पर कभी उसके सिम्टम्स बढ़ जाते थे तो कभी ये थॉट्स उसके कम हो जाते थे, और कभी कभी उसको बहुत स्ट्रेस होता था इनकी वजह से, तो कभी कभी वो काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेता था। तो ऐसे में कभी कभी तो उसकी पढ़ाई बहुत अफेक्ट होती थी, तो कभी कभी वो अच्छे से पढ़ लेता था। जब उसके साथ डिटेल में बात की गई तो पता चला कि उसको कुछ ऐसे ऑब्सेशनल थॉट्स आते हैं जिसमें वो ये सोचता था कि सभी लोग जो हैं वो गॉड के इक्वल हैं, मतलब सभी लोग जो हैं वो अल्लाह के बराबर हैं। और ये उसके इस्लामिक टीचिंग्स और इस्लामिक जो भी उसके प्रिंसिपल्स थे, बिलीव्स थे, उनके बिल्कुल उल्टा जाता था। वो इसे स्वीकार नहीं कर पाता था, इसलिए उसको ये विचार जब मन में आते थे तो बहुत बुरा लगता था, बहुत ख़राब लगता था। वो इन विचारों को मन से हटाने की कोशिश करता था, पर ऐसा हो नहीं पाता था। उसको ऐसे भी विचार आते थे कि दुनिया में अल्लाह जो है उसको दज्जाल ने रिप्लेस कर दिया है, जो कि एक इविल क्रिएचर होता है इस्लाम में, और इस विचार से भी वो बहुत घबरा जाता था। तो ये जो थॉट्स थे वो ईगो डिस्टोनिक थॉट थे, मतलब उसके प्रिंसिपल्स, बिलीव्स, उसकी इमोशंस, उसकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल उल्टे जाते थे। उसने अब तक जो भी सीखा था, समझा था, अपने कल्चर से जो भी जाना था, उसके बिल्कुल खिलाफ जाते थे। इसलिए वो पूरी कोशिश करता था कि ये विचार उसके मन में ना आए, पर क्योंकि उसे ओसीडी था इसलिए ऐसे विचार उसके मन में बार बार आते रहते थे, और वो इनसे बड़ा परेशान हो गया था, बहुत डिस्ट्रेस में था वो। जब वो इन ऑब्सेशंस को नहीं रोक पाया तो उसने कुछ कंपल्जन्स डेवलप कर लिए, जैसे वो अपना हर बार सर घुमाता था जब भी ये विचार आता था उसके मन में, जो कि उसके ऑब्सेशंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए होता था। तो एक दिशा में, एक डायरेक्शन में वो अपना सर हिला दिया करता था। जैसे जैसे उसके ये सिम्टम्स बढ़ते गए वैसे वैसे उसने नमाज पढ़ना भी कम कर दिया, कुरान भी पढ़ना उसने बंद कर दिया था, और जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस या रिचुअल्स होते थे या किसी त्यौहार में जब उसको और लोगों से मिलना होता था, ईद होती थी, तो वो इनमें पार्टिसिपेट भी नहीं करता था।
वो बस अपने माँ बाप पर भरोसा करता था, जो उसे बार बार रीएश्योर करते थे। जब भी उसे थॉट्स आते थे तो वो उसे थोड़ा कंसोल करते थे कि भाई ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा, तुम गुनहगार नहीं हो, तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा। कुछ ना कुछ ऐसा कह के वो अपने मन को समझा लेता था और उसके पेरेंट्स भी उसे कुछ ना कुछ समझा दिया करते थे। जिन डॉक्टरों ने इस लड़के का इलाज किया था, उनके पास आने से पहले उसने 6 सेशंस लिए थे सीबीटी के, जो कि एक ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल तरीके से की गई थी, जिसमें कि उसको बहुत इंप्रूवमेंट महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि उसे कहा जाता था कि अपने ऑब्सेशनल थॉट्स को चैलेंज करो, तो वो ये नहीं कर पाता था। तो ऐसा देखने पर डॉक्टरों ने पाया कि क्यों ना इसके इलाज को थोड़ा इम्प्रूव किया जाए, क्यों ना कुछ अलग तरह से इसको ट्रीट किया जाए, जिसमें कि इसको इस्लामिक वैल्यूज़ के साथ और ज़्यादा फेमिलियर किया जाए और ज़्यादा उसको कुरान और हदीस पढ़ाया जाए, जो कि उसके एक्सपोजर थेरेपी का भी एक पार्ट था, और साथ ही वो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में भी हेल्प करता था। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग एक ऐसा तरीका होता है जिससे कि एक पर्सन के मन में बैठे नेगेटिव बिलीफ्स को बदलकर पॉजिटिव बिलीफ्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक्सपोजर थेरेपी से उसका डर निकल जाता और कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग से उसके बिलीव्स फिर से इस्लामिक वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग बन जाते, ऐसा उन डॉक्टरों ने एफर्ट लिया। फैमिली साइको एजुकेशन भी शुरू हो गई थी। फैमिली को भी पूरा एजुकेट किया डॉक्टरों ने कि ये क्या बीमारी है, कैसी है, फैमिली मेम्बर्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर फैमिली के लोग बहुत डरने लगे हैं तो उनको अपने मन से डर कैसे निकालना है, बीमारी और धर्म के बीच के फ़र्क समझाए, बताया कि कैसे इस बीमारी से उसके मजहब और उसके जो रिलीजियस फेथ है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो एक बुरा व्यक्ति नहीं बनता। उसके फैमिली को समझाया गया कि ये कोई पापी नहीं है और इसको केवल एक बीमारी है। जब वो 17 साल का हुआ तो उसकी एसाइटेलोप्रेम जो दवा थी उसको 5 mg से बढ़ाकर 10 mg कर दिया गया था, और वो रोज़ इतनी दवा लेता था। और इसी के साथ उसको इंटेंसिव एक्सपोजर थेरेपी का इलाज दिया गया, जिसमें 5 दिन तक लगातार डेली उसको 1.5 घंटे का एक्सपोजर थेरेपी दिया गया, जिससे कि उसके जो ओसीडी सिम्टम्स थे उनको बहुत बुरा होने से रोका जा सके। उसको प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन भी सिखाई गई कि कैसे वो अपने को रिलैक्स कर सकता है, एंजाइटी कम कर सकता है, और उसकी फियर की हायरार्की भी बनवाई गई। मतलब जिन चीज़ों से उसको डर लगता है, जिस तरह के उसको ऑब्सेसिव थॉट आते हैं, उन सभी ऑब्सेसिव थॉट्स की एक हायरार्की बनाई गई। हायरार्की का मतलब है कि कम एंजाइटी से लेकर ज़्यादा एंजाइटी होने वाले ऑब्सेशंस की एक लिस्ट बनाई गई। ऐसे ऑब्सेशंस जिसमें उसको बहुत कम एंजाइटी होती है और ऐसे ऑब्सेशंस जिसमें उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, ऐसे 0 से लेकर 100 तक उसकी एक हायरार्की बनाई गई, एक लिस्ट बनवाई गई, जो कि ओसीडी के लिए सीबीटी का एक बहुत कॉमन पार्ट होता है। एक्सपोजर सेशंस किस तरह से दिए गए, अब आपको इस बारे में बताता हूँ। उसको कहा गया कि कुरान को पकड़ो और उसे स्कैन करो, मतलब उस पर एक नज़र डालो और थेरेपिस्ट के सामने कुरान को पढ़ो। ऐसा उससे थेरेपी में कराया गया, क्योंकि वो कुरान को बिल्कुल फेस ही नहीं कर रहा था, उसको पकड़ ही नहीं रहा था, रीड ही नहीं कर रहा था। तो एक्सपोजर में उसे कुरान को दिखाया गया और पढ़ाया गया। घर में भी उसे कहा गया कि कुरान को देखा करो, उसको छुआ करो, उसके पन्ने पलटा करो, उसको पढ़ा करो, और कुछ छोटे छोटे जो वर्सेस हैं उसके, मतलब सूरा जो हैं, उनको अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में पढ़ो। कुछ सिंपल सी प्रेयर्स उसको कहा कि उन्हें दोहराया करो, कुछ ऐसी दुआ या कोई ऐसे सूरा उनके साथ एक्सपोजर करो, थेरेपिस्ट के सामने भी करो और घर पे करने के लिए भी उसे एंकरेज किया, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से बच रहा था। तो उसके एक्सपोजर में ये सब रिलीजियस एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी था। उसे कहा गया कि दज्जाल जो वर्ड है उसको रीड करे और उसे लिखे, और कई तरीके के अलग अलग जो इंटरनेट पर जो दज्जाल के जो चेहरे हैं उसे दिखाए गए वो सारे चेहरे। उसको कहा गया कि सारे के सारे जो भी पॉसिबल चेहरे हो सकते हैं, उसकी जो बनावट है, किस तरह से उसे डिपिक्ट किया गया है, कैसे दिखाया गया है, उसको देखो, उसको स्कैन करो, क्योंकि उसके मन में बड़े सारे डर थे। वो इन विचारों से डरता था, इन्हें दूर भगाने की कोशिश करता था। तो एक्सपोजर में ज़रूरी था कि वो उन सारे चीज़ों का एक्सपोजर करे, सारे चीज़ों का सामना करे जिनसे वो डर रहा है, जिनसे दूर भाग रहा है। उसको कहा कि कुरान पढ़े और कुरान से दज्जाल के बारे में जो भी जानकारी है उसे निकाले और उसके बारे में बताए, उसके बारे में चर्चा करे, उसके बारे में जो भी उसके व्यूज़ या जो भी आइडियाज़ हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करे। उसको ये भी कहा गया कि अपने जो भी इस्लाम से रिलेटेड जो बिलीव्स हैं, व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, उसको डिस्कस करे, उसके बारे में बात करे,
और जो भी उसके इंट्रूसिव थॉट्स मन में आते हैं, जो उसके फेथ के बारे में हैं, उसकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में हैं, उनके बारे में भी चर्चा करे। उनसे बचे ना, उनसे दूर ना भागे। ये ना सोचे कि ये विचारों का मन में आना, इन आइडियाज़ का मन में आना किसी तरह का पाप है या किसी तरह का सिन है, कोई गुनाह है। ऐसा उसके मन से डर निकालना ज़रूरी था। इसलिए उसको कुरान के बारे में, अपने बिलीव्स, जो भी उसके अपने प्रैक्टिसेस हैं, उन सब के बारे में चर्चा करने को कहा गया। इनफैक्ट उसे कहा कि भाई जाकर यूट्यूब से भी जानकारी लो, कुछ इमाम हैं, मौलाना हैं, उनके बारे में पढ़ो, जानो, देखो कि वो क्या बात कर रहे हैं, वो दज्जाल के बारे में क्या बोलते हैं। कुरान की जिन भी वर्सेस से, जिन भी सूरा से उसको डर लगता है या उसको घबराहट होती है कि इससे उसके मन में कुछ बुरे ख्याल आएंगे, उनके बारे में कहा गया कि इन चीज़ों के बारे में पढ़ो, जानो, इनसे दूर नहीं भागना। कुछ उसको डॉक्यूमेंट्री वीडियोस भी दिखाई गई इस्लाम के बारे में, इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में। उसको कहा गया कि अलग अलग इस्लामिक देशों में कैसे मस्जिद पाए जाते हैं, किस तरह की प्रैक्टिसेस की जाती हैं, इसके बारे में भी पढ़ो। दज्जाल के बारे में या जो भी ये कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में, जो भी पॉसिबल थॉट्स हैं, उसको कहा कि पढ़ डालो, देख डालो, जो कर सकते हो कर डालो। 5 दिन तक ऐसे ही उसके एक्सपोजर के सेशंस चलते रहे और उसको घर पर होमवर्क करने के लिए भी काफ़ी कुछ सजेस्ट कर दिया। 1.5 घंटे का करीब करीब ये सेशन होता था उसका। तो कुल मिला के उसके 7.5 घंटे के सेशंस चले और सभी सेशंस में उसकी मदर मौजूद होती थी, क्योंकि मदर उसके साथ घर में और बाकी पूरे टाइम उसके साथ मौजूद होती थी। इसलिए थेरेपिस्ट को लगा कि ये ज़रूरी है कि उसके मदर के मन से डर भी हटे और मदर को भी ये चीज़ समझाई सिखाई जाए कि किस तरह से उसके ऑब्सेशंस और कंपल्शंस को डील करना है, कैसे उसके बारे में अपने व्यूज़ बनाने हैं और किस तरह से घर के अंदर ऐसे बिहेवियर होने चाहिए जिससे कि उसके जो बिलीव्स हैं, डर हैं, उसकी जो ऑब्सेशंस हैं, उनको बढ़ावा ना मिले। मदर को बताया गया कि किसी भी तरह से उसे रीएश्योर नहीं करना इन बिलीव्स के लिए या ऑब्सेशंस के लिए, किसी तरह से उसे री इन्फोर्स नहीं करना, मतलब बढ़ावा नहीं देना, क्योंकि बहुत सारे जो डर होते हैं घर वालों के वो ओसीडी को बढ़ावा देते हैं। मतलब पेशेंट को, जो फैमिली मेम्बर है, जैसे कि ये लड़का है, इसके बहुत सारे थॉट जो थे वो बढ़ रहे थे क्योंकि घर वाले भी उसी की तरह डर जाते थे। वो भी ऐसा सोचने लग जाते थे कि हाँ इसने कुछ गुनाह किया है, ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, ऐसे थॉट्स गलत होता है, इन विचारों को मन से हटाना है। तो वो भी किसी ना किसी तरह से उसको एंकरेज करते थे कि वो इस तरह से ना सोचे, इस तरह के विचार मन में ना लाए। वो ऐसा ऐसा उसको बताते थे कि ऐसा सोचने से बुरा होगा, अल्लाह नाराज होगा, ना जाने क्या क्या उसके घर वाले भी उसे बोलते थे, जिस वजह से उसके ऑब्सेशंस को बढ़ावा मिलता था। क्योंकि ऑब्सेशंस को तभी बढ़ावा मिलता है जब थॉट्स जो हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्ट किया जाए, उनको दूर भगाने के एफर्ट्स किए जाएं। इस लड़के को कहा गया और उसकी मदर को भी समझाया गया कि कैसे एंजाइटी को तब तक फेस करना है, तब तक उसका सामना करना है जब तक कि एंजाइटी चली ना जाए। और ऐसे ही उसको प्रैक्टिस करना है, चाहे उसको डर लगे, चाहे कोई कुरान की सूरा पढ़ने में उसको डर लगे या कुछ भी उसको प्रॉब्लम हो, पर फिर भी उसको पढ़ना है, जानना है, देखना है, क्योंकि धीरे धीरे एंजाइटी बढ़ेगी और उसके बाद एक पीक पर पहुंचने के बाद, अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंचने के बाद धीरे धीरे वो कम हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है जब कोई सजेशन दी जाती है थेरेपी में, तो कई बार पेशेंट उसे फॉलो नहीं करते। ताकि ये पेशेंट थेरेपिस्ट की सजेशंस को फॉलो करे और उनको लगातार प्रैक्टिस करे, इसलिए मदर को कहा गया कि इसे डेली किसी रिलीजियस टीचर से मिलवाओ। भले ही ये मस्जिद नहीं जा पा रहा, पर किसी तरह से रिलीजियस टीचर के घर जाया जाए या कहीं और मिला जाए या उसे घर पे इनवाइट किया जाए, ताकि वो इसे कुरान के बारे में पढ़ाए और जिन जिन चीज़ों से इसे डर लगता है उसके बारे में कोई मौलाना इसको समझाए कि इन सब सूरा का एक्चुअल मतलब क्या होता है और उसे किस तरह से ये सब समझना चाहिए। और साथ ही थेरेपिस्ट ने ये भी चाहा कि इस रिलीजियस टीचर की मदद से जो ये पेशेंट था, ये कुरान को ख़त्म करे, मतलब उसे पूरा एंड तक रीड करे, जो कि अपने में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता, क्योंकि पिछले कई सालों से इसने कुरान को पूरा पढ़ा ही नहीं था, पूरा ख़त्म किया ही नहीं था। इन एक्सपोजर सेशंस के बाद कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की गई। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में अपने जो कोर थॉट्स और बिलीव्स होते हैं और जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं उनको चेंज किया जाता है, जिसमें डाउनवर्ड एरो टेक्निक यूज़ की जाती है ताकि कोर बिलीव्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। मतलब उसे ये एक बिलीव था कि अगर मुझे ये थॉट्स आते हैं तो इसका मतलब है कि मैं एक नॉन बिलीवर हूँ, मतलब कि मैं एक सच्चा मुसलमान नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मन में ये विचार आते हैं और अगर ये विचार बार बार आएंगे तो इसका मतलब है कि मैं एक अच्छा मुसलमान नहीं साबित हो पाऊंगा। तो ऐसे बड़े सारे उसके कुछ बिलीव्स निकल के आए, देखने में आए,
जो उसके ऑब्सेशंस को, उसकी बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट कर रहे थे। वो सोचता था कि वो पूरी तरह से ज़िम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो अपने इस्लामिक रिचुअल्स ठीक से नहीं कर पाता, वो सही से नमाज नहीं पढ़ पाता, उसने बहुत से गुनाह किए हैं, न जाने क्या क्या उसके मन में ये सब विचार आते थे। उसको रिलैक्स कराने के लिए हदीस से कुछ वर्ड्स या कुछ फ्रेजेस उसको पढ़ाए गए, ताकि ये जो भी इंफॉर्मेशन थी जो कि थेरेपिस्ट दे रहे थे या जो मौलाना दे रहे थे उसको वैलिडेट किया जाए, मतलब उनमें उसका बिलीफ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो जो भी थेरेपिस्ट उससे करवा रहे थे, मतलब जैसे कि उसे कहा गया कि अल मुअत्ता में इमाम मलिक ने बताया है कि जब कोई इमाम प्रेयर कर रहा हो, सुना रहा हो, तो इमाम का रिसाइटेशन करा जाना काफ़ी है। मतलब इमाम जो सुना रहे हैं वो काफ़ी है, उसमें तुम साइलेंट प्रेयर कर सकते हो। इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम्हें भी कहना पड़ेगा, तुम्हें भी नमाज पढ़नी पड़ेगी, या कुरान से अगर तुम कुछ पढ़ रहे हो तो तुम्हें भी वो बोलना है, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं। अगर इमाम भी पढ़ दे तो भी काफ़ी है। तो उसे साइलेंट प्रेयर का मीनिंग समझाया गया। उसे बताया गया कि कैसे इमाम के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होती है प्रेयर को पढ़ते समय और प्रेयर को सुनाते समय, कैसे इमाम की जिम्मेदारी ही काफ़ी है और ज़रूरी नहीं कि तुम्हें भी वह बोलनी है या तुम्हें भी वह सुनानी है। जब उसे ऐसा बताया गया तो इससे उसकी एंग्जाइटी काफ़ी कम हो गई, क्योंकि वो प्रे करते वक्त काफ़ी गलतियां करता था जिसकी वजह से उसका ओसीडी बढ़ जाता था। तो अब उसको कुछ ऑल्टरनेटिव दिया गया कि कैसे वो बिना रिसाइट किए, बिना बोले भी नमाज पढ़ सकता है, कुरान पढ़ सकता है। और उसे एंकरेज किया गया कि जब भी उसको कोई डाउट्स आए तो वो अपने उस रिलीजियस टीचर को कंसल्ट कर लें और उनसे डिस्कस कर लें कि क्या सही है और क्या गलत है। वो अपने ही मन में जो उसने बिलीव्स बनाए हुए हैं या जो उसके माँ बाप ने जो उसको समझाया है, केवल उसी पर बिलीव ना करके वो डायरेक्ट किसी रिलीजियस स्कॉलर से ही डिस्कस कर ले। जब थेरेपी उसकी ख़त्म हुई तो ऐसा पाया गया कि उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आ गई थी। अब वो अपनी ऑब्सेशनल थॉट्स से काफ़ी अच्छे से डील कर पाता था और अब उसको एंग्जाइटी भी कम होती थी। हालांकि उसका ओसीडी पूरी तरह से तो नहीं गया, और कई मामलों में ऐसा ही होता है कि पूरी तरह से ओसीडी नहीं जा पाता, पर फिर भी उसके सिम्टम्स काफ़ी इंप्रूव हो गए और वो स्कूल में भी अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से दे पाया। एसाइटेलोप्राम उसकी 10 mg पर चलती रही। उसके एग्ज़ाम्स में अच्छे रिजल्ट आ गए, उसने आगे पढ़ाई पूरी करी और डिप्लोमा भी उसने पूरा किया, कॉलेज भी गया, और उसके धीरे धीरे लाइफ जो है वो काफ़ी नॉर्मल होने लगी। जब वो कॉलेज गया तो पहली बार वो कॉलेज के हॉस्टल में रुका, जो कि पहली बार हुआ था जब वो फैमिली से दूर कहीं रुका था। शुरू में उसको डर था कि शायद उसका ओसीडी बढ़ ना जाए, शायद उसको वहाँ पर कोई परेशानी ना हो, पर धीरे धीरे उसने अडेप्ट कर लिया, एडजस्ट कर लिया और वो कॉलेज को बड़े आसानी से पूरा कर पाया। कभी कभी उसको थोड़े बहुत सिम्टम्स आ जाते थे, कभी ना कभी उसके मन में ये विचार फिर से ज़्यादा बढ़ जाया करते थे, पर फिर भी वो जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत अपने टीचर से डिस्कस करके, थोड़ा बहुत कहीं इंटरनेट पर पढ़ के, वीडियोस देख के, वो जैसे तैसे करके खुद को समझा देता था और उसकी जो प्रॉब्लम थी, बीमारी थी, वो उसके लिए बहुत बड़ा बैरियर नहीं बनती थी। तो ये रहा पूरा केस रिलीजियस ओसीडी का, और कैसे उस पेशेंट की थेरेपी की गई और कैसे थेरेपिस्ट ने, डॉक्टर्स ने उसको कुरान की मदद से, टीचर की मदद से और पेरेंट्स का भी सपोर्ट लेकर कैसे उसका इलाज किया और उसकी एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी से मदद की।